आपने पूरे साल बहुत मेहनत करी, बहुत मन लगा के पढ़ाई करी, लेकिन जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स पास आते जा रहे हैं, यू आर ऑल कन्फ्यूज्ड, वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कौन सी चीज़ कब करें, कैसे करें। आ रहे हैं ना ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में, और आपकी एंजाइटी लेवल भी बढ़ रहा है। तो बच्चों, ये वीडियो है आपके लिए। नमस्कार, मैं हूँ मृणाली गुप्ता, समाधान में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम्स पास आते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत एंजाइटी होती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ लूँ, कैसे तैयारी करूँ, मेरा कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ रहा है, मैं जो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ वो मैं बहुत देर तक याद नहीं कर पा रहा। ऐसे एंजाइटी हो रही है ना आप लोगों को। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब समस्या का समाधान करते हैं। मैं एक मदर हूँ और बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर भी हूँ, एक स्टूडेंट काउंसलर भी हूँ। मैं भी इन्हीं सब समस्याओं से गुजरी हूँ, इसीलिए मैं पेरेंट्स की भी एंजाइटी समझती हूँ। तो आइए मैं आपको कुछ आसान से टिप्स बताती हूँ इस वीडियो में, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की मदद कर सकेंगे, और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने आप को एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके अच्छे मार्क्स लाने के लिए कंसंट्रेट कर पाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो है टाइम टेबल। जी हाँ, that last minute hush up is never a good approach to appear for any exams. You should be organized. आपको ऑर्गेनाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर में अपने सारे सब्जेक्ट्स लिख लीजिए नीटली, और उन सब्जेक्ट को रिवाइज करने में या प्रिपेयर करने में आपको अप्रॉक्सीमेट कितने डेज लगेंगे वो लिख लीजिए। उसके बाद अगर आपका टाइम टेबल या जो एग्ज़ामिनेशन डेट शीट है वो रिलीज़ हो गई है, वो भी उसके साइड में लिख लीजिए। तो आपको ये पता रहेगा कि दो सब्जेक्ट के इन बिटवीन आपके पास कितना टाइम है उसको रिवाइज करने के लिए। समझ गए ना मेरी बात? आप एक टाइम टेबल बनाइए, और सिर्फ नीट और कलरफुल टाइम टेबल बनाना ही इनफ नहीं है, आपको इस टाइम टेबल पे स्टिक करने की भी बहुत ज़रूरत है। यू नीड टू रिगरसली फॉलो दिस टाइम टेबल टू मेक योर सेल्फ क्लियर दैट हाउ मेनी डेज आई रिक्वायर फॉर विच सब्जेक्ट। टाइम टेबल बनाने के बाद जो दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए वो है हमारी स्पेस, या जिसे हम स्टडी स्पेस भी बोलते हैं। कोई ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर बहुत अच्छा वेंटिलेशन हो, लाइट जो नेचुरल लाइट होती है वो बहुत अच्छे, मतलब इट शुड बी इनफ, क्योंकि जब आप नेचुरल लाइट में पढ़ते हैं योर आईज टेंड टू they tend to relax, they don't get tired very easily. तो आपको एक ऐसी जगह चुननी चाहिए जो कि वेल वेंटिलेटेड हो और वेल लिट हो। वो जगह इतनी इनफ होनी चाहिए कि आप अपने सारे नोट्स और सारी बुक्स, जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से फैला कर आप पढ़ सकें, क्योंकि कभी आपको नोट्स रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी, कभी आप कोई कॉन्सेप्ट जो है अपनी बुक से देखेंगे, कभी आप उनको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। सो you have to select your study space in a way that it is just enough for all your books, notes, plus where you are writing. This is very important. Now there is no hard and fast rule. ऐसा कोई मतलब कोई रूल नहीं है कि जब हम स्टडी चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं तभी हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ आपको लगे कि हाँ इस जगह मेरा कंसंट्रेशन लेवल सबसे अच्छा होता है, आप वो जगह को चुनिए और पूरे एग्ज़ाम्स के समय उसी जगह पे बैठ के पढ़िए, क्योंकि जिस जगह पे आप बचपन से अकस्टम्ड हैं बैठ के पढ़ने के लिए, वो जगह पे आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। मैंने तो अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में ये भी देखा है कि कई बच्चे रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे रात में जाके पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता है।
लाइट अच्छी होती है, वेंटिलेशन अच्छा होता है। मैंने कई बच्चों को सुबह पार्क में भी पढ़ते देखा है, क्योंकि दे से द फ्रेश एयर दे गिव अ बूस्ट टू देयर कंसंट्रेशन लेवल एंड दे कैन रिमेंबर देयर कॉन्सेप्ट्स मोर इजीली। जब वो बंद कमरे में पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब फ्रेश एयर में पढ़ने से उनका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी अच्छा होता है। सो आवर मेन एम शुड बी टू रीच दैट concentration level for our studies, and place really doesn't matter whether it is fresh air या आपका study table और chair है या आपका bed है। जो हमें चीज़ याद रखनी है वो ये है कि हमारा जो concentration level है वो बिल्कुल highest होना चाहिए, ताकि जो हम concepts याद करें वो हमें एग्ज़ाम लिखने तक याद रहें। जब हम पढ़ाई करते हैं हमारे पास वी फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ देयर आर सम टॉपिक्स जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आते, या हम उन्हें ब्रांड कर देते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। कई बार ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है और हम उनको सोचते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन बेटा, पढ़ना तो आपको सभी कुछ है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देनी है। मैं आपको एक बहुत सिंपल टेक्निक बताती हूँ जो मैंने अपने लिए भी यूज़ करी जब मैं एक स्टूडेंट थी, मैंने अपने बच्चों के लिए भी यूज़ करी और मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़ करी, एंड फैबुलस रिजल्ट्स मिले हैं मुझे इस टेक्निक के। इसमें आपको क्या करना है, आपने पूरी अच्छे से पढ़ाई कर ली उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक जो आप बोल रहे हैं ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है। उसको जब आपने रीडिंग कर ली 1-2 बार, समझने की कोशिश करिए। उसके बाद कलरफुल पेन से उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट या तो आप एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लीजिए या एक इंटरेस्टिंग डायग्राम के फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख के उसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं या जो मेजर पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लीजिए। जब आपने 2-3 बार रीडिंग कर ली है, उन पॉइंट्स को आप उस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या उस कलरफुल फ्लो चार्ट से आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए। देखिए ये कलर थेरेपी आपके लिए कितनी यूज़फुल सिद्ध होती है। इसमें आपको करना क्या है कि आप एक कॉन्सेप्ट या एक टॉपिक को एक कलर में लिख लीजिए, उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है या जो दूसरा टॉपिक है उसको दूसरे कलर में, उससे ऑपोजिट कलर में लिख लीजिए। ऐसे में आपके जो नोट्स हैं या जो फ्लो डायग्राम है वो एक बहुत कलरफुल डायग्राम बन जाएगा। एंड आपको भी पता होगा कि ब्लैक एंड वाइट जब हम बुक्स पढ़ते हैं और कलर्ड बुक्स पढ़ते हैं उसमें कितना डिफरेंस होता है। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, आप जब एग्ज़ाम्स लिखेंगे तो आपको वो कलर ज़रूर याद आएगा। आपने जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट ले लिया, जैसे अगर हम बायो ले लेते हैं, उसमें हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ते हैं, तो हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के जो मेन टॉपिक हैं उसको हमने ग्रीन कलर से लिख लिया। आप एग्ज़ाम में जैसे ही उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा, यू विल इमीडिएटली रिकलेक्ट, ओ दिस वॉज रिटन इन ग्रीन, ग्रीन में क्या क्या लिखा था, एंड सडनली यू विल स्टार्ट रिकॉलिंग ऑल दोज मेजर कॉन्सेप्ट्स। This is a very useful technique. You should definitely try and tell me the results. इससे concepts बहुत जल्दी हम याद कर लेते हैं। और ये जो flow chart बनाया है आपने या diagrammatic colorful representation करी है, एक और चीज़ में काम आएगी आपके। जब आप वो जो लास्ट मिनट रिविजन करते हैं ना, लास्ट में जो रिविजन करते हैं, तो आप इतना पूरा चैप्टर तो खोल के देखेंगे नहीं, तो आप ये सारे जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं उनको एक साथ फाइल कर लीजिए और लास्ट में आप इन्हीं पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बनाए तो आपने ही हैं और लिखे भी आपने हैं। जैसे ही आप वो एक मेन पॉइंट पढ़ेंगे, आपको उसके अंदर की चीज़ें अपने आप याद आने लगेगी और हम बहुत कम समय में ऑलमोस्ट हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं इस तरीके से। So this is a very effective technique, students, do try it. Difficult topics या difficult subject को याद करने के लिए या simplify करने के लिए मैं आपको एक और टेक्निक बताती हूँ। आप उस टॉपिक को ले लीजिए और उसे किसी और को समझाने की कोशिश करिए, या आपका कोई छोटा भाई बहन हो या आप अपने फ्रेंड ग्रुप में उसको समझा सकते हैं। क्योंकि जब आप, या जैसे हम इमेजिनरी टीचर खेलना
बोलते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। आप वो इनैक्ट कर सकते हैं कि आपकी टीचर आपको क्लास में कैसे पढ़ाती है, और आप वो टॉपिक को ले लीजिए और उसको इमेजिनरी बच्चों के सामने या अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करिए। उन्हें वो कॉन्सेप्ट्स को समझाइए, उनको टीच करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने लूप होल्स पता चलते हैं। आपको ये पता चलता है कि आपको ये टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप जो आपकी वीकनेसेस हैं उसके ऊपर आप वर्क करके उनको आप पॉलिश कर सकते हैं। दूसरा, यू विल एंजॉय दिस एक्टिविटी वेरी मच। और खेल खेल में ही आप देखिए आपको वो डिफ़िकल्ट टॉपिक कितने जल्दी आपको समझ में आता है और कितने जल्दी याद हो जाता है। आप अपने सब्जेक्ट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, उन्हें भी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप अपने आप को टाइम कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल मतलब ऐसा प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और अपना पेपर लिख रहे हैं। अगर वो पेपर 2 आवर्स का है तो मेक श्योर नोबडी डिस्टर्ब्स यू फॉर दोज 2 आवर्स। आप 2 घंटे बैठिए और वो पूरा पेपर सॉल्व करिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, और इससे ये भी पता चल जाएगा वेदर यू आर एबल टू फिनिश योर पेपर ऑन टाइम और उस पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेवरदलेस आपकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है उसमें। दूसरा जो एडवांटेज है ओल्ड पेपर सॉल्व करने का वो ये कि कौन से टॉपिक से हमारे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। शॉर्ट आंसर्स आते हैं, लॉन्ग आंसर्स आते हैं, मतलब कितने डेप्थ में जाके उसको चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व योर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है आपका स्टडी टाइम। अब इसमें भी कोई रूल नहीं है। मैंने देखा है कई बच्चे रात में बहुत अच्छा कंसंट्रेट कर लेते हैं, रात में जाग के वो लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे मॉर्निंग में, अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग में, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। तो फॉर पेरेंट्स, आप लोग अपने बच्चों को फोर्स मत करिए कि नहीं मॉर्निंग में ही आपको पढ़ना है या रात में आपको जाग के पढ़ना है। लेट देम सिलेक्ट देयर टाइम बिकॉज दे नो कि ये टाइम पे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। बिकॉज यू नो 2 people आर सेम, सो एवरी पर्सन रिएक्ट्स डिफरेंटली टू डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट टाइमिंग्स। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड पेरेंट्स। और बच्चों, आप भी अपना टाइम अपने हिसाब से चूज़ करिए। जिस समय आपको लगता है कि आपका कंसंट्रेशन सबसे अच्छा होता है, आप वो टाइम सेलेक्ट करिए एंड प्लीज़ स्टिक टू दैट टाइम। इसी के साथ आपको बीच बीच में थोड़ा सा एक रेगुलर इंटरवल के साथ आपको ब्रेक भी लेना ज़रूरी है। हम जब पढ़ाई करते हैं, हम बहुत कांस्टेंट लॉन्ग आवर्स की सिटिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, तो हमारा दिमाग का जो रिटेंशन पावर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि थक जाता है दिमाग। तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि अगर आप लॉन्ग स्टडी आवर्स अगर प्रेफर करते हैं तो 2-3 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद एक 10 मिनट की ब्रेक ले ली। उस 10 मिनट की ब्रेक में आप थोड़ा सा ग्रीनरी को देख सकते हैं, थोड़ा सा घूम सकते हैं, थोड़ा लाइट म्यूज़िक लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग के जो ब्रेन सेल्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स्ड हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आप जब दोबारा पढ़ने बैठें तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो गया है। आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत भूख लग जाती है, और आई एम श्योर आप लोगों को मैगी खाने का बहुत मन करता होगा या चिप्स खाने का बहुत मन करता होगा। बट बच्चों, ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग स्टडिंग, प्लीज़ कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम दिस जंक फूड। ये जंक फूड एग्ज़ाम्स के समय स्पेशली आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो आपके ब्रेन को सुला देते हैं, आपका कंसंट्रेशन लेवल उतना अच्छा नहीं रहता। इंस्टेड ये जंक फूड को आप कुछ हेल्दी खाने के साथ रिप्लेस कर दीजिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, या फ्रूट्स, और या दही। दही बहुत अच्छा होता है, इट इज़
alkaline in nature, and it keeps your mind very cool and helps you to concentrate. आपको क्या करना चाहिए, अपने स्टडी टेबल पे एक डिब्बे में थोड़े से बादाम, काजू, किशमिश ये रख लीजिए। और पढ़ते पढ़ते कई बार हमको उबासी आने लग जाती है। वो उबासी क्यों आती है? क्योंकि हमारा ब्रेन थक जाता है, उसको उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है। तो और पढ़ते पढ़ते हम बोर भी हो जाते हैं, आंखें भी थकने लगती है। दैट इज़ द परफेक्ट टाइम। आप वो डब्बे को खोलिए, थोड़े से वो किशमिश और काजू बादाम खा लीजिए, देख लीजिए कितना रिफ़्रेशिंग लगता है वो। इट इज़ एक्चुअली वेरी रिफ़्रेशिंग। और क्योंकि वो शुगर कंटेंट आपके ब्रेन को जाता है, तो इसलिए आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। खाने के साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड जूसेस। क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमारा जो ब्रेन होता है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तो इसलिए हमें पानी पीते रहना चाहिए। बीच बीच में ब्रेक में वी शुड, अगर आप बहुत सारा पानी नहीं पी सकते तो एटलीस्ट मेक श्योर यू हैव सम सिप ऑफ वाटर, एवरी से 10, 15 और 20 मिनट्स एक घुट छोटा सा सिप का पानी का सिप ले लीजिए। दिस विल ऑल्सो ब्रेक दैट मोनोटनी और ये आपको हाइड्रेटेड रखने में बहुत हेल्प करेगा। इसी के साथ अब हम आते हैं कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जाने से पहले 1-2 दिन पहले एटलीस्ट यू शुड कीप ऑल योर रिक्वायर्ड पेपर्स एंड थिंग्स रेडी। वो लास्ट मिनट हसल एंड बसल इज़ वेरी बैड, वो आपकी एंग्जाइटी लेवल को और बढ़ाता है। आप अपनी स्टडीज़ में कंसंट्रेशन करने के बदले आप बहुत एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस महसूस करते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको अलॉट होता है, एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले अगर आप फिज़िकली उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जा सकें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इससे आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, दूसरा उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, क्योंकि आप थोड़ा सा बफर लेके उस टाइम पे एग्ज़ामिनेशन वाले दिन निकल सकते हैं। दूसरा, वहाँ जाने में अगर कोई परेशानी आ रही है, जैसे अगर कोई CPWD का काम चल रहा है या अगर कोई रीज़न से वहाँ वो रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव रूट फॉर दैट। तो अगर ये आप एग्ज़ामिनेशन वाले दिन करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे। इसलिए एग्ज़ामिनेशन से 1 या 2 दिन पहले आप अपना सेंटर ज़रूर विज़िट करके आइए। उससे आपको अपना एग्ज़ामिनेशन डे के टाइमिंग को मैनेज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। दूसरा, कीप ऑल योर पेपर्स रेडी। आपका एडमिट कार्ड या आपको कोई और सर्टिफिकेट ले जानी है या आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, जो भी पेपर्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो सारे आप पहले ही एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में रख के तैयार कर लीजिए। उसके बाद आता है आपका पेंसिल बॉक्स। आपको कौन से कलर के पेन लेके जाने, एंड मेक श्योर यू कैरी एटलीस्ट 2 स्पेयर पेन्स, क्योंकि अगर लिखते लिखते कहीं एक किसी में प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास एक स्पेयर पेन है। आपकी पेंसिल्स अच्छे से शार्प होनी चाहिए। अगर आपका मैथमेटिक्स या ड्राइंग या ज्योमेट्री का पेपर है तो मेक श्योर आपके पास 3-4 शार्प्ड पेंसिल होनी चाहिए, बिकॉज द नीटनेस एंड मार्क्स आर कट अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं हो तो, और वहाँ शार्प करने में आपका टाइम वेस्ट होगा। सो यू शुड कैरी ऑल दीज थिंग्स, और ये एग्ज़ामिनेशन के 1 दिन पहले आप तैयार करके एक बैग में रख दीजिए। आपकी पानी की कौन सी बॉटल लेकर जानी है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में आजकल मेटल बॉटल्स आर नॉट अलाउड, ओनली ट्रांसपेरेंट बॉटल्स आर अलाउड। तो ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी कर लीजिए और 1 दिन पहले इन सबको करके तैयार करके रख लीजिए, सो दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू जस्ट हैव टू गेट रेडी एंड गो फॉर योर एग्ज़ाम्स। और ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में भी आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस होगा कि येस, आई एम प्रिपेयर्ड टू गिव दिस एग्ज़ाम। अब मैं आपको एक लास्ट टिप ये देना चाहती हूँ कि जैसे आपने पढ़ाई कर ली, आप सब चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन एक ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते हैं इस बात को, कि हमने जैसे एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया, उसको तैयार कर लिया, उसके बाद वो सब्जेक्ट को हम भूल गए और एकदम से हम एग्ज़ाम के
जस्ट पहले उसको रिवाइज करते हैं। बेटा दिस इज़ नॉट द राइट वे। हमारा ब्रेन, अगर हम बहुत शॉर्ट इंटरवल्स देंगे तो हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाएगा कि ये हमें शॉर्ट टाइम के लिए याद रखना है। सो द बेस्ट वे इज़, जब आपने पढ़ाई कर ली है उसको हर वीक या 15 डेज़ का स्पैन के बाद उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें। आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पढ़े हुए चैप्टर्स हैं। आपको सिर्फ आप या तो एक लाइट रीडिंग कर लीजिए, और या जो आपने वो फ्लो डायग्राम बनाया है आप उसके थ्रू इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो जब आपका ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा कि हर 15 डेज़ में इसको रिवाइज करना है, तो द ब्रेन विल स्टार्ट थिंकिंग कि इसको हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है, यानी ये हमें लॉन्ग टाइम तक याद रखने की ज़रूरत है। तो आपको एग्जामिनेशन में वो चीज़ रिकॉल करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। You will recall it very fast. So you should always keep on re-revising, that too after a gap of at least 15 days आपके previous revision से. So this is a very small and a very effective technique. Try it. और बच्चों, सबसे ज़्यादा important चीज़, have confidence in yourself. आपने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, and I'm sure you will do well. So good luck, all the best, do well and be confident. और अगर किसी रीज़न से अगर आपका पेपर थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, don't get disheartened. This is not the end of the world. You will get another chance. इस पेपर को भूल के आप जो अपना आने वाला पेपर है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए और उसको बहुत अच्छा करिए, and I'm sure you will do well. So good luck, and don't forget to write in my comment box how you prepared for your exams and what results did you get. अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर जॉइनिंग मी टुडे। Until next time, sending you lots of blessings. Take care.